मैं अपनी अपाहिज पत्नी से बहुत तंग था। वह हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी। तभी मैंने एक 16 साल की लड़की से दोस्ती कर ली। उस लड़की ने मुझे एक ऐसा आजमाया हुआ नुस्खा बताया जो उसने मासिक धर्म से एक लोशन बनाया था। वह लोशन दिया, कहा अपनी पत्नी को छत पर ले जाकर धूप में ये लोशन उसके पूरे शरीर में लगा दो। कुछ देर के बाद वो मर जाएगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैं अपनी अपाहिज पत्नी को छत पर ले जाकर वह लोशन लगाया तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम शिवांश है और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और मैं सिलाई का काम भी जानता था और मैं अपनी दुकान भी खोली हुई थी। सुबह सुबह का वक्त था, मेरा दुकान जाने का टाइम हो गया था। मैं एक मशहूर टेलर था। ऐसा खूबसूरत मशहूर टेलर पूरे इलाके में नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत ज़्यादा चलता था और मेरे पास ज़्यादा औरतें ही आती थीं। कभी कभी हंस बोलकर बातें भी कर लिया करती थीं। मैं भी मुस्कुराकर बात कर लिया करता था, जबकि मुझे पता था मुझे इन लोगों से काम है, तो मैं कोई इन लोगों से झगड़े करने तो नहीं बैठा था ना। वह भी अपने काम से आती थी और मुझे भी काम होता था। इसी तरह मैं प्यार मोहब्बत से बातें कर लिया करता था। फिर मैं पूरे इलाके में बदनाम हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा दिलफेक इंसान हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी पत्नी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हम दोनों ने लव मैरिज की थी। हमने अपने अपने परिवार से बगावत करके ये शादी की थी और अब हम लोग यहाँ फ्लैट में रहते थे। मेरी पत्नी का नाम दिव्या था। जब हम लोग यहाँ गाजीपुर शहर में फ्लैट देखने के लिए आए थे, मेरी पत्नी ने कहा कि उसे सबसे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। मेरा कहना था कि इतने ऊपर हम लोग रहेंगे तो रोज़ हम लोग कैसे चढ़ेंगे और कैसे उतरेंगे, और इतना अच्छा सोसाइटी भी नहीं था कि यहाँ कोई फ्लैट में लिफ्ट होता। नॉर्मल से 5-5 मंजिल के मकान लोगों ने बनवा रखा था और किराए पे चढ़ा रखा था। यहाँ किराया कम था और सबसे ऊपर के मंजिल का तो और भी ज़्यादा कम था। दिव्या ने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाता है और छत के अपने ही फायदे होते हैं, इसलिए ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला मंजिल ही चाहिए। वैसे ऊपर वाले फ्लैट की कीमत कम थी क्योंकि वो बहुत ऊंचा था और लोग इतने ऊपर से नीचे आने जाने को बड़ा मुश्किल समझते थे। मेरी पत्नी और मैं दोनों ही जॉब करते थे तो हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी पत्नी का कहना था कि ऐसे हम लोगों की वर्जिश भी हो जाया करेगी, क्योंकि मेरा भी टेलरिंग का काम था और पूरे दिन बैठना ही होता था। मेरी पत्नी भी बैगों का काम करती थी तो उसे भी पूरे दिन मशीन पर ही बैठना होता था। दिव्या को छत बहुत ज़्यादा पसंद थी। वे कहती थी कि शाम को चाय वगैरह बनाकर छत पर खुले आसमान के नीचे परिंदों को देखना और चारों तरफ हरे भरे देखना, साथ में चाय पीना, उसका अलग ही आनंद होता है, जिसे पूरे दिन की काम करने की थकान उतर जाती है। मैंने दिव्या की बात मान लिया और हम दोनों ने उस बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला मंजिल ही ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया था कि उसकी तबीयत खराब है। वह सुबह जॉब करने चली गई थी और मैं भी अपनी दुकान पर निकल लिया था। हम दोनों के पास घर की अलग अलग चाबी होती थी। शाम को जॉब करके आते समय सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसको चक्कर आ गया और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची ही थी कि उसका पाँव फिसला और सीधे नीचे गिरती आई। दिव्या के कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर का कहना था कि कमर की सारी नसें ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से वो अपने पैरों को हिला नहीं सकती और उसके सर में भी काफ़ी चोट लग गई है और उसके पैरों के हिस्से सुन्न हो गए हैं। शायद अब कभी वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी और ना ही बोल पाती, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा झटका लगा था। झटके के गिरने की वजह से दिव्या की बॉडी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था और कई हिस्से उसके डैमेज हो गए थे। अब इस बात को 1 साल होने वाले थे। मैं ही दिव्या के सारे काम करता, दिव्या के लिए खाना बनाता, पूरे घर की सफाई करता था, पैसा भी कमाता था, उसको नहलाता धुलाता था, उसको बाथरूम भी करवाता था। शादी तो हमने लव मैरिज की थी, इस वजह से घर वाले भी काफ़ी नाराज़ थे, तो हमारी मदद क्या करते। उल्टा वह तो हमें ताना ही देते थे, माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करोगे तो यही सज़ा भुगतोगे। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग रह रहे थे, इसलिए तुम्हें उनकी बद्दुआ लगी है। अभी दिव्या और मेरी शादी को 2 साल ही बीते थे और जब वो सीढ़ियों से गिरी तो वह माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से चला गया था। हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा था, ये बहुत बड़ा सदमा था। हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन फिर भी खुश था। हमने ये दुख के वक्त भी बड़े प्यार से बिताए थे और इस बात को 1 साल हो गया था। अब मैं दुकान पर जाना चाहता था, पर मेरी पत्नी का काम ख़त्म ही नहीं होता था। मैं उसे एक बार बाथरूम ले गया तो थोड़ी देर बाद फिर से कहने लगी मुझे दोबारा जाना है, उसे ठीक से मुंह हाथ धोना है। वह बोल नहीं पाती थी, पर वे इशारे से बात करती थी, मैं समझ जाया करता था।
मैं दिव्या के पास मोबाइल रख कर जाता था कि अगर कोई समस्या हो तो वो मुझे मिस कॉल मार दे और मैं समझ जाऊंगा। मेरा दुकान ज़्यादा दूर नहीं था। दोपहर का खाना भी मैं दिव्या के पास रख कर जाता था। दोपहर में घर का एक चक्कर ज़रूर लगाता था और फिर उसके बाद दोपहर पर दुकान जाता था। वह बेचारी भी इसी रूटीन के साथ चल रही थी और दिव्या मेरे लिए इतना करना ही काफ़ी था। मैं दिव्या को फिर से बाथरूम ले गया। दिव्या ने मुझे फिर से इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने ज़्यादा गुस्से से बोला तो वह सहम गई। उसके इशारे का मतलब था कि वो मेकअप करना चाहती थी। वह अपने होठों पर लिपस्टिक लगाना चाहती थी और अपने बाल को संवारना चाहती थी। मैंने उसका मेकअप बॉक्स उसके पास दिया। उसने कंघी उठाई और अपना बाल संवारना शुरू किया। मैंने उसकी तारीफ की तो उसने मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत हो मेरी प्यारी पत्नी। उसने कहा तभी तो आपकी पत्नी को नज़र लग गई है। मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, मेरी पत्नी अपाहिज थी। मैं घर के काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी। मैंने अपनी पत्नी को कभी ताना नहीं दिया था और इस एक साल में मैंने कभी दिव्या से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया। मैंने दिव्या का इलाज भी करवा रहा था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था और रोज़ यूं ही दुकान पर चला जाता। और फिर मैंने उस लड़की को देखा जो मेरी दुकान पर आई। मैंने उससे पहले उस लड़की को नहीं देखा था। शायद वह इस मोहल्ले में नई नई आई थी। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा जवान और खूबसूरत थी और दुबली पतली थी। नाम मेघा था। वो मेरी दुकान पर आते ही कहने लगी, मेरा नाम मेघा है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा कि मुझे तो यहाँ पर सब शिवांश के नाम से जानते हैं और एक मशहूर टेलर के नाम से भी जानते हैं। मेघा कहने लगी, हाँ मैं भी तुम्हारे नाम के चर्चे बहुत सुने हैं और वही सुनकर आई हूँ। सुना है कि आप बहुत अच्छे टेलर हैं और कपड़े भी बड़े फिटिंग के सिलते हैं और टाइम पर भी देते हैं। मैंने कहा, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो क्या आप मेरे भी कपड़े सिल देंगे? और मुझे समय पर चाहिए। असल में मेरे परिवार में एक शादी है और हर रस्म में मैं एक नया कपड़ा पहनती हूँ। ये मेरी आदत है क्योंकि मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कोई 15-16 ड्रेस सिलवानी है 10 दिन के अंदर अंदर। क्या आप मेरा ये काम कर सकते हैं? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अर्जेंट काम के पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। उसने कहा कि पैसों की परवाह मत करना। जब मैं तुमसे इतने सारे इतने कीमती कपड़े सिलवा सकती हूँ तो पैसे भी दे सकती हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं खुश हो गया कि चलो मुझे ये बड़ा काम भी मिल गया था। काफ़ी दिनों से काम मेरा मंदा ही चल रहा था और दिव्या के इलाज के लिए भी मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी। ये काम मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और ये शादी का सीज़न भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग बेमौसम शादी का प्रोग्राम रख लेते हैं। मुझे क्या लेना था? मैंने उस लड़की से वे सारे ऑर्डर ले लिए। उस लड़की ने अपना नाम मुझे दिया और कहा कि कल मैं फ़ोन में आपको पिक दिखा दूँगी मुझे कौन सा डिज़ाइन बनवाना है, जिसके लिए आपको मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा। मैंने खुशी खुशी अपना मोबाइल नंबर उस लड़की को दे दिया। मैं अपनी दुकान में ही काम कर रहा था। वह अगले दिन आ गई। उसने मुझे अपने मोबाइल में कई सारे ड्रेस के डिज़ाइन दिखाए। मैंने उसे कहा कि मैं ये सारे डिज़ाइन बना सकता हूँ, पर हर डिज़ाइन के अलग से पैसे लगेंगे। पैसों की बात क्लियर कर लेनी चाहिए ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी। उसने कहा कि बस मुझे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना पैसे मांगेंगे आपको दे सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने कपड़ों में कोई कमी नहीं चाहिए और एक सूट मुझे अर्जेंट में चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस टाइम अपने घर पर जाता हूँ। मेरी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है, उसे देखने के लिए जाना होता है। अगर आप मेरे कपड़े अभी सी देंगे तो मैं तुम्हें एडवांस में 2000 रुपये दे सकती हूँ। मैं सोचने लगा कि 2000 के लिए अगर मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा लूँ तो क्या हो जाएगा। वैसे भी मेरी पत्नी घर में बैठी है, कोई सड़क पर तो नहीं बैठी। खाना और पानी मैं उसके पास रख कर ही आया हूँ। ये 1 घंटे से क्या हो जाएगा? 1 घंटे तो इंसान लेट भी हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब से मेरी पत्नी की हालत ऐसी हो गई थी, मैं घर हमेशा टाइम पर ही जाता था, लेकिन मैं मेघा का सूट सीने बैठ गया था। मुझे यहाँ 1 घंटा से ज़्यादा लग गया था। जब मैं वापस रात को घर गया और घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी पत्नी ज़मीन पर गिरी हुई थी। पानी का गिलास टूटा हुआ था। शायद वह पानी पीने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो पानी मैंने उसके पास रखा था वह बहुत ही कम था। मैंने उसे बिठाया, उसका मुंह साफ किया। उसको थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। मैंने उसकी मरहम पट्टी भी की और मैंने उसको शर्मिंदा होते हुए नज़रों से देखा। मैंने उसके पास फ़ोन तो रखा था, लेकिन फ़ोन में शायद बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो मुझे फ़ोन भी ना कर पाई थी। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे काम था, बहुत अर्जेंट काम था। वो मुझसे इशारे में पूछने लगी क्या काम था, तो मैंने कहा कि दुकान का काम नहीं था, मेरे एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी।
मैंने उसे झूठ बोला। अगर मैं उसे ये कहता कि मैं किसी लड़की के कपड़े सीने में बिजी हो गया था और उस लड़की के कपड़े सीने में मैंने इतनी देर लगा दी और इसी चक्कर में तुम नीचे गिर गई हो और तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, वह जरूर मुझ पर गुस्सा होती। आखिर पत्नी तो पत्नी होती है, चाहे वह बिस्तर पर अपाहिज ही पड़ी थी। आखिर मैं उसको क्या जवाब देता, इसलिए मैंने बहाना बना दिया और झूठ बोल दिया। दिव्या ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। उसका मतलब था कि कोई बात नहीं। मैं सोचने लगा मुझे दिव्या के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने काम तो कर दिया था, पर अभी उस लड़की ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा कि सारे पैसे एक साथ ही देंगे। वह जब भी मेरी दुकान पे आती मुझे अजीबोगरीब तरह की अदाएं दिखाती, मेरी आंखों में देखती, कभी अपने दुपट्टे से खेलने लगती। दुपट्टा तो उसने बस गले में ही डाला होता था। उसका फिगर तो कमाल का था, किसी भी मर्द को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दे। उसके कपड़े भी बहुत बारीक होते थे। सब मार्केट वाले लोग मेघा को देखते थे। मेरे सामने भी एक टेलर बैठा होता था जो मेरा दोस्त भी था। उसी ने कहा कि ये लड़की आजकल तुम्हारी दुकान पर बड़े चक्कर लगा रही है, इससे बचकर रहना। मैंने कहा कि हाँ, लगता है इस मोहल्ले में नई आई है। उसने कहा कि हाँ नई आई है, लेकिन किसी आदमी को बर्बाद करके आई है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि मेरे ससुराल के पड़ोस में उस लड़की की शादी हुई थी, उस आदमी से डिवोर्स लेकर यहाँ आई है। हमारे मोहल्ले में उस स्कूल टीचर की भतीजी है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? वह तो अभी 15-16 साल की कमसिन नौजवान लगती है। हाँ, उसकी शक्ल और खूबसूरती से हर कोई धोखा खा लेता है, लेकिन ये बालिग है। शक्ल से तो ये बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं लगती है। और भाई, तुम कह रहे हो कि इसको डिवोर्स हो गई है? उसने कहा कि हाँ, आजकल किसी का कुछ पता नहीं चलता। सुना है बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन जब से इसके हरकतों के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आकर इसको डिवोर्स दे दिया है। अरे यार, मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम तो खुद इतने हैंडसम और जवान हो। तुम्हें तो अच्छी भली लड़की मिल जाएगी, तुम क्यों इस बचलन लड़की के पीछे पड़े हो? बस मैंने कहा कि अब कहाँ मैं खूबसूरत रह गया, घर के कामों में उलझ कर रह गया हूँ। मेरे इस दोस्त ने कहा, क्या भाभी की हालत अभी भी वैसे ही है? मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि तुम तो एक अच्छे पति भी साबित हो रहे हो, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हो। भगवान तुमसे बहुत ज़्यादा खुश होगा। अपने पत्नी की सेवा करते रहो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करो। लेकिन अब मैं परेशान होना शुरू हो गया था। मैं एक साथ सारे काम करके तंग आ गया था। जब मेरी पत्नी ठीक थी तो वह भी नौकरी करती थी, घर संभालती थी, पैसे भी कमाती थी और बिल्कुल भी नहीं थकती थी। लेकिन ये बात तो अपनी जगह है कि भगवान ने मर्दों की जगह औरतों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। वह घर में घर के काम से लेकर और बच्चों की पढ़ाई, उनकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हैं। अगर वह जॉब करती हैं तो अपनी जॉब भी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। औरत एक साथ कई काम कर सकती है और सारे काम सीरियल से और सही ढंग से कर सकती हैं। वहीं मर्द सिर्फ जॉब करके ही थक जाता है और हम मर्दों में इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं होती। मर्द अगर बीमार पड़ जाए, लाचार हो जाए तो औरत अपने पति को इतने प्यार से संभाल लेती है और घर भी संभाल लेती है। अब तो मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था और मैं बहुत थक गया था। लेकिन मैं अपनी पत्नी को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ, ये अपाहिज है, बीमार है, फिर भी मैं इसका ख्याल कर रहा हूँ, मैं इसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल रहा हूँ। क्या ये मेरे इस प्यार के काबिल है भी या नहीं? अगर मैं इसकी जगह होता ये ज़रूर मुझे छोड़कर चली जाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे और हमारी मोहब्बत जब शादी तक पहुँची थी, मेरी पत्नी की मंगनी कहीं और हुई थी, पर वह उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन दिव्या ने मेरे लिए उस आदमी को छोड़ दिया था। तो फिर क्या, अगर मैं अपाहिज हो जाता तो ये तो मुझे कब का छोड़कर जा चुकी होती। मेरे दिल में अजीबोगरीब तरह के ख्याल आने लगे थे। आजकल मैं मेघा के बारे में ही सोचता रहता था। वह रोज़ मुझसे कोई ना कोई ड्रेस सिलवा लेती और अभी तक उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। पर अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगने लगी थी। मुझे उससे बातें करना अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वो मेरी दुकान में आती थी। मैंने मेघा से पूछा, क्या तुम्हारे बारे में बाहर अफवाहें चल रही है? क्या सच में तुम्हारा डिवोर्स हुआ है? मेघा ने कहा, बिल्कुल आपने सही सुना है, मेरी डिवोर्स हो चुकी है। लेकिन अगर मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवा दी जाएगी और मैं कहाँ अभी नाबालिग हूँ, तो मेरी डिवोर्स नहीं होगी तो और क्या होगा? मेरी उम्र देखो, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं इस काबिल थी कि मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवा दी जाती? क्या कभी बूढ़े मर्दों के साथ जवान औरतें खुश रहती हैं? मैंने कहा कि हाँ,
ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे डिवोर्स मिल गया। अगर नहीं होती तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। मैंने कहा कि फिर अब आगे क्या इरादा है? क्या सारी जिंदगी अकेले बिताने की ठानी है? किसी न किसी को तो जीवन साथी बनाना ही होगा। लेकिन जिस तरह का आदमी मुझे चाहिए, इस तरह का आदमी मुझे अभी नहीं मिला। मैंने कहा कि कैसा होना चाहिए? उसने कहा कि खूबसूरत, हैंडसम, बॉडी बिल्डर, लंबा चौड़ा मजबूत आदमी हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेघा मेरे ही बारे में बात कर रही हो, कि उसने जो खूबी बताई थी वे सब के सब मेरे अंदर मौजूद थी। मैं बिल्कुल वैसा ही था, यानी जैसे मर्द की उसे तलाश था, मैं बिल्कुल वैसा ही था। मेघा ने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे और मैं मेघा के जाल में फंसता चला गया। ये भूल गया, इससे पहले भी मैंने कुछ कच्चे धागों को बांध रखा था। वे कच्चे धागे मेरी मोहब्बत थी, जो कि मैं अपनी पत्नी से करता था। कहते हैं कि मोहब्बत का कच्चा धागा एक ही वक्त में बड़ा कमज़ोर और बड़ा मजबूत होता है। मजबूत इतना कि जमाने वाले मिलकर भी तोड़ने की कोशिश करें तो वह टूटता नहीं, लेकिन कमज़ोर इतना होता है कभी कभी खुद अपने ही अकड़न से अपने आप को ही तोड़ देता है। जहाँ मैंने 7 जन्मों की कसम खाई थी कि एक साथ रहेंगे, और दिव्या के बीमार हुए 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं उन सभी कसमों को भूल गया था और इतना कमज़ोर पड़ गया था। मैं जब घर जाता तो मुझे मेरी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता था। अब मेघा मुझे बहुत बुरी लगने लगी थी और मेरी आंखों को चुभने लगी थी। मैं उसके रोज की फरमाइशों से अब तंग आ रहा था। मोहल्ले में मेरी पत्नी की कोई दोस्त उससे मिलने आई थी, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आई थी। मैंने कहा, आप लोग ऊपर क्यों नहीं आते? उसने कहा कि अब आपकी ऊपर वाली मंजिल पर कौन चढ़ेगा, और आपकी पत्नी भी तो सीढ़ियों से गिरकर ही इस हाल में पहुंच गई है। मैंने कहा, आप सभी लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी पत्नी जल्द ठीक हो जाए। उस औरत ने कहा, ऐसे लोग बहुत कम ठीक होते हैं। मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था। वो यूं ही 15 साल बिस्तर पर पड़ी रही और उसके बाद मैंने कहा, क्या वह ठीक हो गई? उसने कहा कि नहीं, वह इस दुनिया से ही चली गई। मैं दिव्या की सहेली की बात सुनकर बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था। क्या मैं सारी ज़िंदगी अपनी बीमार पत्नी की सेवा करते हुए बिता दूंगा? और ये सच था। अब मेरी पत्नी को बीमार हुए दूसरा साल हो चुका था और मैं अब ऊब चुका था उसकी सेवा कर करके, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। मैं दिव्या को हर महीने डॉक्टर के पास लेकर जाया करता था। एक दिन मुझे मेघा ने एक बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया और अपनी पत्नी के बारे में भी उसे सब कुछ बता दिया। मैंने मेघा को अपनी पत्नी की तस्वीर भी दिखाई थी। तब उसने कहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कि देखो, अब ना तो तुम पहले जैसे जवान रहे, अपनी पत्नी की सेवा करके तुम्हारे अंदर बुढ़ापा आ रहा है, और ना ही अब तुम्हारी उम्र है ये सब करने की। क्या तुम सारी जिंदगी अपनी पत्नी की सेवा करते रहोगे और उस अपाहिज औरत की गुलाम बनकर रहोगे? अभी तो तुम्हारी बहुत उम्र पड़ी है और तुम एक भरपूर जवान मर्द हो। अपनी पत्नी की टेंशन में तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से अपनी जवानी की तरफ आओ और हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, और तुम्हें दौलत की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वह तो मैंने डिवोर्स लेते समय अपने बूढ़े पति से बहुत सारी दौलत ऐंठ ली। हमें पैसों की कोई समस्या नहीं होगी। हम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी दुकान बना लेंगे। मैं घर संभालूंगी, तुम दुकान पर अपना काम करना। भगवान ने तुम्हारे हाथ में बहुत हुनर दिया है, हम हुनर तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा कि पर मेरी पत्नी का क्या होगा? मैं उसे ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकता। उसने कहा, क्यों नहीं जा सकते? अपनी पत्नी से छुटकारा कैसे हासिल करना है ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार हूँ। मैं सोच में पड़ गया और मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने कहा कि मेरी पत्नी ना तो चल सकती है, ना उठ सकती है, और ये बीमार भी है। मैंने उसके लिए जो करना था कर लिया। शायद अब इसको भी अपने जीवन से छुटकारे की ज़रूरत है। एक दिन मैं उसे छत पर ले गया। व्हील चेयर के ऊपर बैठाया हुआ था उसको मैंने। वह भी बहुत खुश थी कि चलो आज उसे खुला आसमान नजर आएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे ऊपर लेकर आया था, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गई कि ये कोई शाम का वक्त तो नहीं था, बल्कि तपती दोपहरी थी। वह मुझसे कहने लगी, नीचे ले चलो, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। उस वक्त बड़ी तेज धूप थी। मैंने कहा, क्यों? तुम्हें तो छत बहुत पसंद थी ना, और तुम्हें तो धूप बहुत पसंद थी। तुम आसमान को देखना चाहती थी। अब यहीं पर बैठो और मैं जा रहा हूँ। और हाँ, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सेवा कर करके तंग आ गया हूँ। तुम क्या चाहती हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे काम करता रहूँ, तुम्हारा गुलाम बना रहूँ, तुम्हारा नौकर बना रहूँ? मेरी शक्ल देखो,
तुम जैसी एक नहीं 10 लड़कियां मिल सकती हैं, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ खराब क्यों करूं? मुझे माफ़ कर देना, जितना मैंने तुम्हारे लिए कर लिया इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर तुम अपने कदमों पर खड़ी हो जाती तो शायद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन अब तुम कभी पहले जैसी नहीं बन सकती हो। डॉक्टर का भी यही कहना है और सारे लोग भी यही कह रहे हैं। मेरी पत्नी परेशान होने लगी। मैंने कहा कि तुम यहीं पर पड़ी रहोगी और 3-4 दिन नहीं तो 1 हफ्ते में तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए शायद छुटकारा मिल जाए। जब तक लोगों को पता चलेगा तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी, तब तक मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। एक लड़की है जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस उसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हीलचेयर को लॉक कर दिया और वह अपने व्हीलचेयर को घुमा भी नहीं सकती थी। बिलखती चीखती उस व्हीलचेयर पर बैठी रही। वैसे भी उसका एक हाथ काम नहीं करता था। वह अपने दबी दबी सी आवाज़ में चिल्लाने लगी, मुझे पुकारने लगी, पर मैंने पलटकर नहीं देखा। मैं सीधा अपने कमरे में आ गया और अपना सामान समेटने लगा। मैंने अपना फ़ोन निकाला और मेघा को फ़ोन किया। मेघा भी तैयार बैठी थी। घर का सामान समेटते समेटते दोपहर से रात के 9 बज गया था। क्योंकि हम दोनों को रात को ही निकलना था, कोई हमें देख न ले, यह आइडिया भी मुझे मेघा ने दिया था। जब रात को हम दोनों उस बिल्डिंग को छोड़कर आ गए और मैंने अपना सिलाई का दुकान भी खाली कर दिया। अब मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना बीत गया था और मुझे अपनी पत्नी दिव्या के बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। वह जिंदा थी या मर गई थी? मेरे फ़ोन पर एक मैसेज ने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। मेरी पत्नी दिव्या मरी नहीं थी, बल्कि वह तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। दिव्या ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसे पूरा दिन लगा 5वीं मंजिल से नीचे आने में। उसने अपने आप को मजबूत दिखाया। उसने किसी का सहारा नहीं लिया और ना ही उसने किसी को आवाज़ देकर बुलाया। वह उस दिन बहुत खुश थी। उसने कहा कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। शायद मेरे अपाहिज होने की वजह भी मेरा पति ही था। उसके जाते ही मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। शायद मैं अपने लिए अच्छे इंसान का चुनाव नहीं किया था। मेरे बुरे वक्त में वह इंसान मुझे छोड़कर भाग गया। वह क्या अच्छा हो सकता है? मेरी पत्नी सीधे अपने माँ बाप के घर गई और उनके पैरों में बैठकर रोने लग गई। माँ, आपने जो मेरे लिए जीवन साथी चुना था शायद वही मेरे लिए ठीक था, और जो मैंने अपने लिए चुना था वह इंसान कहीं से भी अच्छा इंसान नहीं था। उसके माँ बाप ने दिव्या को गले से लगा लिया और उसने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है। दिव्या के माँ ने कहा कि पहले तुम अच्छी तरह स्वस्थ हो जाओ, फिर हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। इसी तरह दिव्या को 2 साल बीत गए और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इधर शिवांश और मेघा के बुरे दिन शुरू हो गए थे। मेघा कोई अच्छी लड़की नहीं थी। वह कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलती थी। जितने पैसे शिवांश कमाता वह अपने मेकअप और लिपस्टिक में उड़ा देती थी। शिवांश अब हर रोज़ पछता रहा था। दिव्या से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन दिव्या उससे मिलना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि मैंने एक बार गलत इंसान को चुन लिया था, उस बात पर मैं आज तक पछता रही हूँ। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। मेघा और शिवांश का एक बच्चा हुआ था। शिवांश का कहना था ये बच्चा मेरा नहीं। मेघा भी उसको कब का छोड़कर जा चुकी थी। वह शिवांश उस बच्चे को पाल रहा था। वह हर रोज़ दिव्या से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता और उससे कहता हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन दिव्या के माँ बाप दिव्या को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार नहीं थे और दिव्या भी मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। दिव्या तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए और मुझे बताइए मैं अपनी पत्नी दिव्या को कैसे मना सकता हूँ। मुझे दिव्या हर हाल में चाहिए। मैं दिव्या के बिना अधूरा हूँ। आप लोग मुझे ऐसा आइडिया बताइए मेरी पत्नी दिव्या मेरे साथ आकर रहने लग जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं एक बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं सुधरना चाहता हूँ। अब मैं आगे की ज़िंदगी दिव्या के साथ बिताना चाहता हूँ। आप लोग दिव्या को मनाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मेरे माँ बाप ही मेरा सपोर्ट नहीं करते। वह तो पहले ही मुझे बातें सुनाते थे जब मैंने दिव्या से शादी की थी। अब दिव्या तो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तब भी वो मुझे स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं तू बहुत बुरा इंसान है, तुझे अपने घर में जगह नहीं देंगे, क्या पता तू हमें भी मार दे। दिव्या ने तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं किया, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों को रोज़ याद करके रोता हूँ और पछताता हूँ। मैं अब अकेले उस बच्चे के साथ रहता हूँ। मुझे उस बच्चे से लगाव तो है, लेकिन वो मेरा खून नहीं। मेघा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। शायद मैं इसी लायक था। मुझे मेघा का तो पता चल गया है वो कहाँ है। आजकल वह किसी और आदमी के चक्कर में पड़ी है, लेकिन उस आदमी ने उसके साथ शादी नहीं की और मैं भी मेघा को नहीं रखना चाहता। मैंने तो मेघा के साथ शादी की थी। अब मैं और ये बच्चा अकेले रहते हैं। इसमें इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है।
आप लोग बताइए, क्या मुझे इस बच्चे को मेघा को दे देना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने डीएनए टेस्ट भी करवाया था। ये बच्चा मेरा नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।